Hello everyone. This is lecture 10, unit 1, partial differential equation, maths 4, BAS 403 code, AKTU. चैनल इज मैथ आसान तो है, MATH. मैं प्रीति सिंह. हमने लास्ट लेक्चर तक, लेक्चर 9 तक जहां डिस्कस किया था, हम होमोजीनियस लीनियर पीडी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट पढ़ रहे थे. इसमें कि हमने रूल्स फॉर फाइंडिंग पीआई स्टार्ट किया था, जिसमें केस 1 हमने डिस्कस कर लिया था, जो कि था फंक्शन ऑफ ax प्लस बी वाई फॉर्म. ठीक है. अब हम आते हैं केस नंबर 2 पे. केस नंबर 2 ऑफ पीआई. केस 2 क्या है पीआई का? जो आपके पास पीआई लिखने का रूल होता है, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी कॉमा डी डैश, और इधर साइड में आप लिखते हो फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई. तो अब आपके पास व्हेन एफ एक्स कॉमा वाई, जो कि लेफ्ट राइट हैंड साइड का पार्ट होता है, इज अ इज ऑफ द फॉर्म एक्स की पावर एम वाई की पावर एन, या फिर ये कोई एल्जेब्रिक इक्वेशन भी या फंक्शन भी हो सकता है, और एनी एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. तो अगर आपके पास इस तरीके का कुछ है, जिसमें कि आपके पास फंक्शन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन बन रहा हो एक्स और वाई का, या फिर एक्स की पावर एन वाई की पावर एन बन रहा हो, तो आप पीआई कैसे निकालोगे उसमें? तो यहाँ पर हमको लिखना होता है फंक्शन ऑफ डी कॉमा डी डैश, और यहाँ पर लिखना होता है एक्स की पावर एन वाई की पावर एन. ठीक है. अब आपको जब भी ये वाला फॉर्म दिखे या ऐसी कोई एल्जेब्रिक इक्वेशन दिखे, तो आपको यहाँ पर हमको बनाना होता है बाइनोमियल. बाइनोमियल आप लोगों को पता होगा. बाइनोमियल हम लोग जानते हैं कि 1 + x की पावर n, अगर हम ओपन करते हैं तो 1 + nx + n(n-1) अपॉन फैक्टोरियल 2x². इस तरह ये एक्सपेंड होता है. ठीक है. जिसमें कि हम x की वैल्यू को कुछ भी रखे या n की वैल्यू को कुछ भी रखे, यहाँ पे रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं. तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है हमारे पास. हमको यहाँ पे 1 आगे लाना है. फर्स्ट टर्म आपका 1 होना चाहिए. बाकी पीछे के पार्ट को आप x की तरह कंसीडर कर सकते हो. तो हमको करना क्या होता है कि नीचे में से आपको d की हाईएस्ट पावर को कॉमन कर लेना होता है. अब नीचे से अगर आप हाईएस्ट पावर को कॉमन कर लेते हो, तो इस फंक्शन का फॉर्म हो जाता है 1 + d डैश अपॉन डी. ये बन जाता है. ठीक है. और x की पावर m y की पावर n. फिर हम इस फंक्शन को ऊपर ले जाते हैं. तो ऊपर ले जाते हैं तो ये बन जाता है 1 + d डैश अपॉन डी की पावर -1. ये जो भी फंक्शन बनेगा हमारा, और x की पावर m y की पावर n. और अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं. तो आपको क्या करना होता है? एक्सपेंड बाय बाइनोमियल बाइनोमियल एक्सपेंशन. आपको क्या करना होता है? इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करना होता है. और कहाँ तक एक्सपेंड करना होता है? जहां तक हमारी y की पावर डिसाइड होती है. ऐसा हम क्यों कह रहे हैं y की पावर से डिसीजन लिया जाता है? क्योंकि यहाँ पर कुछ रूल है, आप समझ लीजिएगा इसको, कि रूल है यहाँ पर कुछ चीजों को करने के. तो देखिए, अगर हमारे पास ऊपर d लिखा है, न्यूमरेटर में d है, तो इसका मतलब होता है यह है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है. अगर हमारे पास ऊपर d डैश लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y. और अगर हमारे पास 1/d लिखा है, तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x. और अगर हमारे पास 1/d डैश लिखा है, तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y. अब हमको क्या करना होता है? ऊपर देखिए d डैश है यहाँ पर, और नीचे है d. हमको पहले ऊपर वाले d डैश को खत्म करना है. अगर ऊपर d डैश है, इसका मतलब हमको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू y. तो हमको y के हाईएस्ट ऑर्डर से पता चलेगा कि हमको कहाँ तक एक्सपेंड करना है. तो ये आपके जो भी फंक्शन दिया होगा उस पर डिपेंड करता है कि आपका जितना n होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एक्सपेंशन करना पड़ेगा, उतना डी डैश का पावर जाएगा. उससे ज्यादा डी डैश का पावर पे 0 हो जाएगी वैल्यू. ठीक है. तो अब आपको एक्सपेंड करना होता है, और इन कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है. तो आगे आपको क्या करना होगा? इसको सॉल्व एंड फाइंड पीआई. अब इसके आगे तो आपको प्रोसीजर सिर्फ क्वेश्चन से ही पता चल सकता है, इसके अलावा नहीं पता चल सकता. कुछ जो ऑलरेडी एक्सपेंशन होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. जैसे 1 + x की पावर -1 होता है, तो ये होता है 1 - x + x² - x³ + x की पावर 4. ये ऑल्टरनेट साइन चलते हैं. ठीक है.
अगर यहाँ पे दोनों जगह माइनस है, नीचे भी और पावर में भी, तो सारे प्लस होते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, इस तरह चलता है। अब इसके अलावा अगर आपके पास यहाँ -1 है और यहाँ पे 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो भाई आप अपना ये वाला फॉर्मूला याद रखिए और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप किसी भी किसी भी फॉर्म को 1 प्लस एक्स की पावर एन की फॉर्म को एक्सपेंड कर सकते हो। अब हम सीधे क्वेश्चन ले लेते हैं एक। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है इसका, डी डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स क्यूब माइनस डेल क्यूब जेड अपॉन डेल वाई क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसका सीएफ आप लोग गलत निकालते हो। तो अब पहले तो हम इसके सीएफ के लिए, फॉर सीएफ आप इसके जो डी फॉर्म में, ऑपरेटर फॉर्म में बनेगा, इसका फॉर्म बनेगा डी डैश क्यूब z इक्वल टू 0 ले लेंगे हम राइट हैंड साइड पे। फिर इसकी आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे, तो d को m से और d डैश और z को 1 से रिप्लेस करोगे, तो बनेगा m क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, और अब जब आप इसका फैक्टराइजेशन करते हो तो इसका ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। तो अब मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ, आप पहले भी कई जगह पढ़ चुके होंगे कि इसके फैक्टर बनते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू होती है पर्टिकुलर, तो यहाँ पर हम उसको ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। अब चूंकि ये तीनों ही डिस्टिंक्ट रूल में आते हैं, अलग अलग हैं, तो सी अब लिखा जाएगा f1 y प्लस एक्स प्लस f2 y प्लस ओमेगा एक्स और प्लस f3 y प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आपका सी एफ कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम पी आई पे। पी आई आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड पे कि आपका रूल नंबर केस नंबर सेकेंड है, क्योंकि एक्स क्यूब वाई क्यूब है। तो पहले तो 1 अपॉन डी क्यूब माइनस डी डैश क्यूब आपने लिख लिया और यहाँ लिख दिया आपने एक्स क्यूब और वाई क्यूब। ठीक है, अब आपको क्या बनाना है, सबसे पहले इसको बाइनोमियल बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप समझ चुके हो केस नंबर 2 है। तो बाइनोमियल बनाने के लिए हमने क्या किया, 1 अपॉन डी क्यूब को नीचे से कॉमन किया। तो अब जो चीज कॉमन होती है वो अंदर डिवाइड होती है, तो डी क्यूब में डिवाइड होगी 1 हो गई, और डी डैश क्यूब में डिवाइड होगी तो लिख दिया जाएगा उसको ऐसे ही, और एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब आपको क्या करना है, इसको ऊपर ले जाना है, ये पूरा डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब 1 अपॉन डी क्यूब को तो नीचे रहने दीजिए, ये जो 1 प्लस एक्स या माइनस की एक्स की फॉर्म बनती है, इसको आप ऊपर ले जाइए और इसकी पावर हो गई -1 एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद हमको इसको बाइनोमियल के फॉर्मूले से एक्सपेंड करना है। आप थोड़ी देर के लिए आप ये सोचिएगा ये पूरा पूरा हमारा एक्स है। ठीक है, और आप इसको कैपिटल ब्रैकेट की तरह बना लीजिए। तो ये पूरा एक्स है, देखिए दोनों जगह माइनस है तो सारे पावर्स हमारे पास पॉजिटिव आएंगे। तो 1 अपॉन डी क्यूब 1 प्लस डी डैश क्यूब अपॉन डी क्यूब प्लस डी डैश क्यूब अपॉन डी क्यूब का होल स्क्वायर। अब आगे मैंने डैश कर दिया क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि इससे ज्यादा पावर करने का मतलब नहीं है, पावर 6 हो रही है। पावर 6 का मतलब अगर डी डैश की पावर 6 है, इसका मतलब कि हमको 6 बार y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। अब बताइए एक्स क्यूब वाई की क्यूब कहाँ 6 बार डिफ्रेंशिएट हो पाएगा, तो ये टर्म तो जीरो होना और इसके बाद के सारे टर्म भी जीरो होने। तो हमने क्या करा, निग्लेक्ट हायर टर्म्स, निग्लेक्ट हायर टर्म्स। तो आपके पास केवल बचेगा 1 अपॉन डी क्यूब 1 प्लस डी डैश क्यूब अपॉन डी क्यूब, बस इतना लिया आपने, और एक्स क्यूब वाई क्यूब। उसके बाद आप अंदर मल्टीप्लाई कराइए, तो 1 अपॉन डी क्यूब, पहले टर्म में तो मल्टीप्लाई हो गया एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस डी डैश क्यूब अपॉन डी क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद आपने 1 अपॉन डी क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब पहले ऊपर डी डैश को सॉल्व करना है, तो 1 अपॉन डी क्यूब को मैंने बाहर रखा। डी डैश क्यूब का मतलब हो गया कि ऊपर वाली वैल्यू को वाई के रिस्पेक्ट में 3 बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक बार आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 वाई स्क्वायर बनेगा। ठीक है, मैं इसको बार बार हटा हटा के बताती आऊंगी, फिर दोबारा करोगे तो आप उसका 6y हो जाएगा। ठीक है, और आप तिबारा करेंगे आप इसका, तो केवल 6 बचेगा, y भी हट चुका होगा तो केवल 6 आया होगा। ठीक है, ये आपने डिफरेंशिएट कर दिया 3 बार। अब 1 अपॉन डी क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब आपको क्या करना है, 6। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स की पावर 4 अपॉन 4 आएगा, दोबारा करेंगे तो एक्स की पावर 5 अपॉन 5 आएगा, तिबारा करेंगे तो एक्स की पावर 6 अपॉन 6 आएगा। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया 3 बार। अब आपको क्या करना है, 1 अपॉन डी क्यूब बाहर वाले को लास्ट सॉल्व करना है, और एक्स की पावर 5 अपॉन 20 आ गया। अब हमको ये बाहर वाले को अप्लाई करना है अंदर, तो बनेगा 1 अपॉन डी क्यूब
एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 1 अपॉन डी क्यूब डी डी क्यूब, और ये बना एक्स क्यूब एक्स की पावर 5/20। ठीक है, ये आपके पास बन गया। अब 1/d³ का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ये एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है, तो वाई क्यूब पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो वाई क्यूब हमने ऐसे लिख दिया। अब एक्स की पावर इंक्रीज होंगी, तो पहले एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स की पावर 4/4 आएगा, फिर दोबारा करोगे तो एक्स की पावर 5/5 आएगा, और फिर दोबारा करोगे तो एक्स की पावर 6/6 आएगा, तो फाइनली 6 पावर बन जाएगी। इसी तरीके से 1/20 को आप बाहर कर दो, और अब एक्स की पावर 5 को हमको इंटीग्रेट करना है, तो एक बार करेंगे तो पावर 6/6 आएगा, फिर दोबारा करेंगे तो पावर 7/7 हो जाएगा, और फिर 8/8 होगा, तो आपका ये पावर बनेगा एक्स की पावर 8। हमारी ऊपर पावर कितनी बनी थी? क्यूब। क्यूब को हमने करा था एक बार इंटीग्रेट, एक्स क्यूब, फिर पावर 4, फिर पावर 6, ये 6 पावर लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लीजिए। ये 6 पावर है, तो ये 6 पावर है, ये 6 पावर है, और अगर ये 6 पावर है तो ये 3 बार इंटीग्रेशन फिर ये नहीं आएगा। अगर आपका 6 पावर था तो पावर 6 था, तो पावर 6 को एक बार इंटीग्रेट करेंगे 7/7, 8/8 और 9/9, यहाँ पर पावर 9 बन जाएगी। ठीक है, तो फाइनली आपके पास ये आया। अब आप इन जो नीचे नंबर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो कराने के बाद आपका फाइनली क्या बनेगा? एक्स की पावर 6 वाई क्यूब अपॉन, ये बनेगा 6 × 5 × 4 120, प्लस एक्स की पावर 9 अपॉन, ये पूरा मल्टीप्लीकेशन आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, ये बन रहा है 10080। तो ये आपका पी आई आ गया। फाइनल आंसर होगा Z = CF + PI। आप दोनों चीजें निकाल चुके हैं, यहाँ पर पुट कर दीजिए और आपका कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करते हैं, तो इसी का केस नंबर 2 का ही है, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन है, सॉल्व d² - 6dd' + 9d' Z = 12x² + 36xy। अभी देखो आपके पास दो टर्म है, ठीक है, तो अब हमको क्या करना है? CF निकालना है। CF के लिए फिर से वही बात है, फॉर CF आपको राइट हैंड साइड का पार्ट लेना है, तो d² - 6dd' + 9d' Z = 0 ले लेंगे आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, तो d को m से और d' और z को 1 से रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर बन जाएगा m² - 6m + 9 = 0। और जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो 9 के ऐसे फैक्टर जिसका प्लस करने पर 6 आए, तो 3 3 जा 9 और 3 3 6 हो गया, तो 3, 3 आपके इसके फैक्टर बनेंगे। ठीक है, फाइनली आपका CF क्या लिखा जाएगा? दोनों रिपीटेड है, तो F1 y + 3x, और रिपीटेशन की वजह से x का मल्टीप्लाई F2 y + 3x, ये आपका CF बन गया। ठीक है, अब हम आते हैं PI के लिए। तो जब आप PI सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा है साइड में कि आपका PI के लिए जो केस नंबर 2 एप्लीकेबल है यहाँ पे, तो बनेगा d² - 6dd' + 9d' और ये बन गया 12x² + 36xy। अब आप क्या कर लें? इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लें, क्योंकि हमारे पास दो फंक्शंस हैं। एक में 12 आपने बाहर कर लिया, 1/d² - 6dd' + 9d' और ये बना x² प्लस, इसमें 36 को आप साइड कर लें, तो 1/d² - 6dd' + 9d' और यहाँ पर आपने xy लिख लिया। ठीक है, ये आपके पास बन गया। ठीक है, मल्टीप्लाई में ये है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? आपको ये अलग अलग आपके दो पार्ट बन रहे हैं, तो आप चाहे तो इसको PI को दो पार्ट में लिख लीजिए, तो PI = हो गया हमारे पास P1 + P2, जिसमें कि P1 वाला पार्ट क्या है? 12 1/d² - 6dd' + 9d' और यहाँ पे है x²। अब आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि आपके पास जो नीचे जो दिया हुआ है वो आपको कैसे सॉल्व होगा। तो देखो ये सिर्फ x² है, मैं इसको
ये जो फर्स्ट केस है P1, इसको आप एक तरीका और है, आप एक्स स्क्वायर को एक्स प्लस 0 वाई का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हो ना। तो इसको हम चाहे तो केस नंबर 1 बना सकते हैं, और केस 1 बना लेंगे तो हमको बाइनोमियल वाला पार्ट नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, और ये बन भी पा रहा है केस 1, क्योंकि इसमें वाई मल्टीप्लाई में नहीं लिखा हुआ है। तो हम इसको केस 1 से कर लेते हैं। केस 1 का रूल क्या था, डी को ए से, ए मतलब एक्स का कोफिशिएंट इट मींस 1, और डी डैश को बी से मतलब वाई का कोफिशिएंट। अब वाई इसमें है ही नहीं तो हमने वो 0 कर दिया। अब इससे रिप्लेसमेंट करिए, साइड में देख लीजिए कि वो 0 तो नहीं बन रहा है। तो हम अगर करें तो 1² माइनस 0 प्लस 0, तो देखिए 1 आ रहा है, अल्टीमेटली 0 तो नहीं हो रहा। और साथ के साथ आप x को u बना दीजिए। ठीक, तो अब आएगा आपके पास, नीचे तो आपने देख ही लिया, आपके पास बना रहा है, और ये बन गया यू स्क्वायर। कितनी बार इंटीग्रेट होगा, 2 बार इंटीग्रेट होगा, डी यू डी यू। जब आप इसको इंटीग्रेट कर लोगे तो ये आगे 12 लिखा हुआ है इसमें आगे, तो 12 और यू का होगा, एक बार करेंगे तो आप यू क्यूब अपॉन 3 आएगा, और दूसरी बार में यू पावर 4 अपॉन 4 आएगा। देखिएगा ये 12 और 12 कैंसिल हो गया, केवल यू की पावर 4 बना, और u आपने x माना था तो फाइनली x की पावर 4 आपका P1 आ गया, x की पावर 4। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको P2 देखना है, तो P2 आपके पास कितना आएगा, 1/d² माइनस 6 dd डैश प्लस 9d डैश स्क्वायर, और आपने 36 इसमें बाहर लिख रखा था, और यहाँ पे है xy। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें से आपको कॉमन करना है। तो आप किसको कॉमन करेंगे, अगर हम इसमें से डी स्क्वायर को कॉमन कर लें, तो 36d² हमने कॉमन किया, अब ये ऊपर जाएगा, बाकी पार्ट आप इसको देखो तो ये होल स्क्वायर भी बन सकता है। ये होल स्क्वायर बन रहा है आपका, ये बन रहा है 3 - 3 d - 6, नहीं d - 3d डैश, ये इसका होल स्क्वायर बनना है। अगर आप होल स्क्वायर नहीं बनाएंगे तो बाकी बड़े पार्ट को आपको, बन जा रहा है तो बना लीजिए, नहीं बन पा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या करा, इसको होल स्क्वायर बना दिया, -3d डैश का होल स्क्वायर, और ये लिखा मैंने xy। ठीक है, इससे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी होल स्क्वायर बनाने की वजह से। अब हम इसमें से d को बाहर करेंगे तो स्क्वायर करके वो बाहर आएगा, और जो बचा हुआ पार्ट है वो बनेगा 1 - 3d डैश अपॉन d का पावर -2 ऊपर जाएगा, और xy। अब आपको यहाँ पे एक्सपेंशन जो है वो n वाले से ओपन करना पड़ेगा। हालांकि ये जो कि d डैश है एक ही बार डिफरेंशिएट हो सकता है y, तो आप आराम से कर सकते हैं इसको। तो 36/d², ये सिर्फ एक ही बार एक्सपेंड होगा, तो 1 + 2 × 3 d डैश अपॉन d। इसके आगे एक्सपेंशन करने का मतलब नहीं, क्योंकि y हमारे पास है एक ही पावर का है। 36/d² मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप xy प्लस 6 d डैश अपॉन d ऑफ xy। अब d डैश अपॉन d का मतलब हो गया कि आपको पहले तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, 36/d² xy प्लस 6, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो सिर्फ x ही बचेगा, x अपॉन d बचा। ठीक है, अब ये इंटीग्रेट करा जाएगा तो बनेगा 36/d², ये बनेगा xy प्लस 3 x² हो जाएगा इंटीग्रेट होके। अब बाहर वाला d² आपका अंदर वाले टर्म्स को इंटीग्रेट करेगा, तो एक बार इंटीग्रेशन होगा x²/2, दोबारा होगा तो x³/3। ठीक है, प्लस 3 x³/3 और x की पावर 4/4, ये आपके बने। फाइनली आप इसको जब मल्टीप्लाई कराओगे अंदर, तो बनेगा आपके पास 6x³ प्लस 9 x की पावर 4, ये आपका P2 आ गया। अब आपका कंप्लीट PI क्या बनेगा, PI था आपका P1 प्लस P2 करके, तो PI आपके पास फाइनली बन के आएगा 6x³ प्लस 9 x की पावर 4 प्लस एक और था x की पावर 4, फाइनली बनेगा 6x³ प्लस 10x की पावर 4। अब आपको z इक्वल टू CF प्लस PI करके ऐड करके लिख देना है, वही आपका फाइनल आंसर है। तो ये हमने दो केस डिस्कस कर लिए हैं PI के, केवल होमोजीनियस केस। PI के केस नंबर 1 फंक्शन ऑफ ax प्लस by हो, और केस नंबर 2 जब हमारे पास x की पावर n y की पावर n हो तो हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन करना होता है। अब इसका एक केस और बचता है, केस नंबर 3, जिसको हम अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11 में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको पूरा लेक्चर समझ में आ रहा है, पूरा मैथ्स 4 समझ में आ रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।